अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश RS अग्रवाल के क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस सेट 2 के क्लोज पैसेज 1, क्लोज पैसेज 2 और 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 1 इसके पहले वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पैसेज 2, इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यह टॉपिक जो है इंटरव्यू के ऊपर लिखा गया है, तो थोड़ा आसान होगा। वी मस्ट फेस इंटरव्यूज विथ कॉन्फिडेंस। लेखक हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हम जब भी इंटरव्यूज को फेस करें तो कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ हम इंटरव्यू को फेस करें। शब्द इन्होंने यहाँ फेस यूज किया है। देयर इज डैश एनी पर्सन who at one time or the other has not dash an interview situation। क्या मतलब निकल करके आ रहा है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी न कभी वन टाइम और दी अदर यानी कभी न कभी इंटरव्यू के सिचुएशन को डैश नहीं किया हो, इंटरव्यू के सिचुएशन को डैश नहीं किया हो। यहाँ ये क्या कह रहे हैं? फेस करना। अब देखिए, फेस्ड, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इंटरव्यू के सिचुएशन को कभी फेस न किया हो। ये खुद बोले हैं, तो हम इजीली भर लेंगे इसको। अब हम आएंगे 1 नंबर में कि शायद ही, देयर इज डैश एनी। एनी शब्द कह रहा है कि इसके पहले ऐसा वर्ड चाहिए जो नेगेटिव सेंस का हो, क्योंकि जब हम एनी का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, नहीं तो इंट्रोगेटिव होता है। तो नेगेटिव तो यह है नहीं, सॉरी, इंट्रोगेटिव तो यह है नहीं, यह तो देयर इज है, यानी नेगेटिव करना है हमें। परहैप्स, शायद, हार्डली नेगेटिव कर रहा है। प्रोबेबली, संभवतः, एंड पॉसिबली, संभवतः, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, प्रोबेबली और पॉसिबली। तो देयर इज हार्डली एनी पर्सन, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, विदाउट के बाद आप एनी का प्रयोग करते हैं। आंसर 1 का बी होगा। और 2 हम लोग पहले ही बना चुके हैं। इस टेक्निक को आपको भी यूज करना चाहिए। अगर लगे कि 2 आसान है तो पहले 2 बना लें तब 1 बनाएं। लगे कि 4 नंबर आसान है तो पहले 4 बना लें तब 1 और 2 बनाएं। ऐसा किया जाता है और ऐसा आप भी करें। आइए तीसरे सेंटेंस में देखते हैं क्या है। व्हाइल डैश आर सब्जेक्ट, हमारा प्लूरल होगा क्योंकि यहाँ आर लगा हुआ है। ए डे टू डे डैश फॉर पीपल हु डैश विद अदर्स इन देयर डेली कोरस। कोरस मीन्स होता है काम। व्हाइल, जबकि, डैश आर ए डे टू डे डैश, किसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं? इंटरव्यूज की। और यहाँ कहा क्या गया है? इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। चर्चा हम इंटरव्यूज की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी इंटरव्यूज ही होगा। इंटरव्यूज आर ए डे टू डे डैश फॉर पीपल हु, उन लोगों के लिए जो पॉसिबिलिटी यानी इंटरव्यू फेस करना, पहले 5 भर लेंगे तो 4 भरना आसान होगा। फॉर पीपल हु डैश विथ अदर्स इन देयर डेली कोरस, वे लोग जो अपने दैनिकी कार्य में अन्य लोगों के साथ डैश करते हैं, उनके लिए इंटरव्यूज डे टू डे डैश है। तो क्या करते हैं हम? इंटरैक्ट माने बातचीत करना, स्पीक बोलना, तो स्पीक के बाद विथ नहीं लगता है इसलिए यह नहीं होगा। कंसर्न विथ अदर्स इन डेली कोरस, लोगों से संबंधित होते हैं, नहीं, बातचीत करते हैं। इंटरव्यूज में क्या होता है? बातचीत होती है। तो
5 में ए होगा, इंटरैक्ट करते हैं, हम बातचीत करते हैं, संभाषण करते हैं। अब भरेंगे हम 4 को। 3 में हमने इंटरव्यूज भरा था, याद रखना पड़ता है। वाइल इंटरव्यूज आर अ डे टू डे डैश, अ डे टू डे पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना क्या है? जिनका पब्लिक डीलिंग कार्य है, लोगों से ही जो मिल करके बातें करके अपना कार्य करते हैं, उनके लिए यह संभावना क्या है? उनके लिए फीलिंग भी कुछ नहीं है, हैपनिंग नहीं, एक्सपीरियंस। अब रोज कार्य करते हैं, रोज नए लोगों से बात होती है, तो इंटरव्यू में उन्हें एक्सपीरियंस प्राप्त होता जाता है, वे अनुभवी होते जाते हैं। इसलिए 4 का आंसर डी होगा। 5 हम लोग पहले ही भर चुके हैं, इंटरैक्ट, बहुत सिंपल है यह। 6 वी आर हियर डैश विथ इंटरव्यू सिचुएशन। हम लोग यहाँ इस पैसेज में, यहाँ का मतलब इस पैसेज में हम लोग वी आर डैश विथ इंटरव्यू सिचुएशन, इस पैसेज में हमारा संबंध इंटरव्यू साक्षात्कार के सिचुएशन से है। तो इस पैसेज में जो हमारा संबंध है वह बताना है। तो हमारी मीटिंग, हम इसमें किसी व्यक्ति से मिल नहीं रहे हैं। कंसर्न्ड, यस, कंसर्न्ड विथ से संबंधित। अब कंसर्न्ड का प्रयोग कहीं कहीं चिंतित के अर्थ में भी होता है, लेकिन यहां संबंधित होगा। वी आर हियर कंसर्न्ड विथ, इन्वॉल्व्ड के बाद इन लगता है, इंटरेस्टेड के बाद भी इन लगता है। प्रेपोजिशन आपको याद नहीं होगा तो कर लेंगे। तो वी आर हियर कंसर्न्ड विथ इंटरव्यू सिचुएशन, हम यहां संबंधित हैं, हम संबंध रख रहे हैं इंटरव्यू सिचुएशन से। व्हेन वन इज ए डैश, एस्पायरिंग फॉर मीन्स आकांक्षा रखना, इच्छा रखना, और एस्पायर के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन फॉर लगता है। एंड डैश, व्हेन वन इज ए डैश, 7 में व्हेन वन इज ए डैश स्पायरिंग फॉर एंड डैश, इंटरव्यू फेस करने वाले जो लोग होते हैं उनकी कुछ आकांक्षा होती है, कुछ इच्छा होती है, और जो इसको फेस करते हैं वे बेगर होते हैं क्या? नहीं, वे पर्सन होते हैं, ठीक है, लेकिन वे कैंडिडेट होते हैं। जो किसी चीज़ के लिए एस्पायर कर रहा हो, जिसमें किसी चीज़ की एस्पिरेशन हो, उसे हम हिंदी में उम्मीदवार कहते हैं। जो उम्मीद बनाए हुए हो, जिसमें आकांक्षाएं हो, वह कैंडिडेट होता है, उम्मीदवार हम हिंदी कहते हैं। स्टूडेंट तो वो है ही, पर्सन तो वो है ही, लेकिन इस सिचुएशन को करेक्टली फुलफिल कर रहा है कैंडिडेट। वन इज अ कैंडिडेट एस्पायरिंग फॉर एन डैश, क्या उसकी आकांक्षा है, किस चीज के लिए वह इच्छुक है? एस्पायरिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए। एस्टिमेशन, आकलन के लिए, अनुमान के लिए। एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिश स्थापित करना, तो स्थापना के लिए। और एलिवेशन, उत्थान, एलिवेट से बना है। तो इंटरव्यू फेस करने वाला कैंडिडेट जो है वो रोजगार के उद्देश्य से इंटरव्यू को फेस करता है, इसलिए 8 का आंसर ए होगा। 9 सच सिचुएशंस, कॉमा दे दिया गया, यानी कहा जा रहा है कि ये बात अलग है, इसके लिए फिर कहीं भर आएगा। सच सिचुएशंस आर डैश, देखिए सच सिचुएशंस, कॉमा वाले पूरे पार्ट को अलग कर लेते हैं। सच सिचुएशंस आर डैश व्हेन, अब व्हेन क्या है? तो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है। तो जब ब्लैंक के बाद व्हेन हो तो उसके पहले वाला शब्द टाइम इंडिकेट करने वाला होता है। वेयर हो तो प्लेस को इंडिकेट करता है, हाउ हो तो मैनर को इंडिकेट करता है। तो ये हमें पकड़ना पड़ता है ट्रिक से। व्हेन है तो टाइम, फ्रीक्वेंट। अच्छा 10 में आ गए ना, पहले 9 भर लें। सच सिचुएशंस नॉट वेरी डैश हैपन इन वंस लाइफ, नॉट वेरी डैश। अब ऐसी स्थितियां रोज रोज कहा गया है यहाँ कि डे टू डे उनके साथ होती हैं जिनका पब्लिक
इंटरैक्शन वाला काम है, जो लोगों से इंटरैक्ट करके ही अपनी रोजी चलाते हैं उनका। हम सभी लोग, प्रायः लोग जो कैंडिडेट के रूप में जाते हैं वो रोज़ इस चीज़ को फेस नहीं करते हैं। तो नॉट वेरी ऑफन होता तो सबसे बढ़िया होता, बट ऑफन नहीं है तो फ्रीक्वेंट होगा। प्रायः ऐसा नहीं होता है, बार बार ऐसा नहीं होता है। हैप्पी, खुश कोई मतलब नहीं। कॉन्सेक्वेंट परिणाम को दर्शाता है, परिणामी ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर टाइम फ्रीक्वेंट जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंटली, और फ्रीक्वेंट उसका एडजेक्टिव है। तो नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, यहाँ तो बेहतर होगा सच। अच्छा रुक जाइए, 10 फील कर लें, 10 फील कर लें। सच सिचुएशन सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब है आर। सच सिचुएशंस आर डैश व्हेन, ये डब्ल्यू स्मॉल होगा। व्हेन डैश द कैंडिडेट लाइक्स टू कम ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन, जब कैंडिडेट चाहता है कि वो सिचुएशन के टॉप पर आए तो वो एक टाइम होता है, एक मौका होता है। जब हम चाहते हैं, हम जब उम्मीदवार के रूप में होते हैं तब हम यह चाहते हैं कि हम टॉप पर आएं, तो मिनट्स। सच सिचुएशंस आर मिनट्स नहीं, आर टाइम्स। तो टाइम्स मीन्स बार हो जाता है, कई बार, सेवरल टाइम्स। आवर्स, ओकेजन्स, जी हाँ, बेहतर आंसर ओकेजन्स होगा। मौका, अवसर, अवसर। तो सच सिचुएशंस आर ओकेजन्स when candidate likes to come on the top of the situation। उस समय कैंडिडेट चाहता है कि भाई इस परिस्थिति में अगर कोई टॉप हो तो वो मैं हूँ, जब वो इंटरव्यू फेस करने जाता है। तो ये बन गया। अब 9, अब फिर यहाँ पर नॉट वेरी ऑफन। अब ऑफन हमें ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। हैपन इन वंस लाइफ, तो अब हम फ्रीक्वेंट ही देंगे क्योंकि ऑफन वहाँ चाहिए, और ऑफन के सबसे क्लोज यहाँ फ्रीक्वेंट है, ये सब तो होंगे ही नहीं। तो 9 का आंसर ए होगा, 10 का आंसर डी होगा। इसी के अंतर्गत आप पैसेज 3 भी करेंगे इसी वीडियो में। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर बड़े पैमाने पर कहें, लेटर्स में बी सेड टू डैश इनटू 2 क्लासेस। कहा जाता है कि लेटर के 2 भाग होते हैं, यानी 2 भागों में लेटर बंट जाते हैं। तो बंट जाना, भाग में आ जाना, टूट जाना क्लासीफाई कहलाता है। अब यहाँ क्लासीफाई नहीं है तो फॉल है। फॉल इनटू पार्ट्स, टुकड़े में परिणत होना, तो यहाँ पर होगा फॉल। लेटर्स में बी सेड टू फॉल इनटू 2 क्लासेस, यानी लेटर्स 2 भागों में विभक्त होते हैं। 1 का आंसर बी होगा। आगे द फॉर्मल एंड डैश, इसमें भी पहले वाले में इंटरव्यू को समझाया गया, इसमें आपको लेटर समझाया जा रहा है। दोनों पैसेज आसान है। द फॉर्मल एंड डैश, तो आप जानते हैं कि लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल ऑप्शन में चाहिए, नहीं है, तो इनफॉर्मल लेटर को ही हम पर्सनल लेटर कहते हैं और फॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं। याद कर लेंगे, फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर कहते हैं और यह जो पर्सनल है ये अनऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल होता है। तो 2 नंबर में सी भराएगा, पर्सनल। फ्लैटर, चापलूसी करना, एब्यूसिव, एब्यूज का एडजेक्टिव है, गाली गलौज वाला, भद्दा। नंबर 3, हाँ, फॉर्मल लेटर्स डैश ऑफ ऑफिशियल्स और बिजनेस मैटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, मैंने कहा ना ऑफिशियल, तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो डैश ऑफ ऑफिशियल्स और बिजनेस मैटर्स, यानी फॉर्मल लेटर्स हम अपने सगे संबंधियों के पास नहीं लिखते हैं, ब्लड रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड्स के पास नहीं। जो ब्लड रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास पत्र लिखा जाए उसे इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर कहते हैं, और जो लेटर फॉर्मल होता है वो किसी ऑफिस को लिखा जाता है, बिजनेस मैटर्स से संबंध रखता है तो वो बना होता है, हमें चाहिए, ऑफ लगा हुआ है, कंसिस्ट होगा। कंसिस्ट ऑफ से मिलकर बना होना, और कंसिस्ट ऑफ का
एक वर्ड अगर आप बिना प्रेपोजिशन के यूज करना चाहें तो आप कंप्राइज लिख सकते हैं। कंप्राइज के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, जबकि कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। तो फॉर्मल लेटर्स कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स और बिजनेस मैटर्स। यहाँ ऑफिशियल्स नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स। एंड आर डैश टू एन एम्प्लॉयर। और ये ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? लिखा किसको जाता है? एक एम्प्लॉयर को, यानी जो हमारा नियोक्ता है, जिसने हमें नौकरी दी है उसको। ऑफिशियल्स को, यानी जो कर्मचारी गण हैं उनको। ए डिपार्टमेंट को, ऑफिशियल्स ऑफ ए डिपार्टमेंट को, किसी विभाग के कर्मचारियों को, और इंस्टीट्यूशंस को और संस्थानों को लिखा जाता है। यानी सीधी सी बात है, जो पत्र किसी भी कार्यालय में लिखा जाए वो फॉर्मल लेटर है, और जो अपने परिवार के लोगों के पास, मित्रों के पास लिखा जाए वो इनफॉर्मल लेटर होता है, जिसे हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। तो 4 में एंड आर डैश टू को लिखा जाता है, वही भर देना है। एड्रेस्ड, प्रेड, रेस्पेक्टेड, टाइप्ड। जी हाँ, एड्रेस्ड होगा। एड्रेस टू संबोधित करना। राइट टू, यहाँ एड्रेस्ड का मतलब राइट टू जो है ना, इसका हिंदी ही होता है पत्र लिखना, को पत्र लिखना। आई रोट टू हिम, मैंने उन्हें पत्र लिखा। इसमें लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। और ठीक इसी तरह का काम यहाँ एड्रेस्ड ने किया, यानी उसमें हम संबोधित करते हैं किसको? तो जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं किसी डिपार्टमेंट के या किसी इंस्टीट्यूशंस के, किसी संस्थान के, उनको हम संबोधित करके पत्र वह लिखते हैं। लेटर्स टू द डैश ऑफ ए न्यूज़पेपर, 5 नंबर। लेटर्स टू द डैश ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास। इसी क्लास, इसी वर्ग, इसी कैटेगरी के अंतर्गत वे लेटर्स भी आते हैं जो न्यूज़पेपर के डैश को लिखे जाते हैं से संबंध रखते हैं। तो न्यूज़पेपर का के किसको हम पत्र लिखते हैं? तो न्यूज़पेपर के प्रिंटर को, न्यूज़पेपर के पब्लिशर को, न्यूज़पेपर के सेल्समैन को और न्यूज़पेपर के एडिटर को। बहुत प्रचलित बात है, छोटे से क्लास से ही आने लगता है कि आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिख करके इस समस्या से अवगत कराएं या ये छापने का रिक्वेस्ट करें। तो आंसर 5 का डी होगा। लेटर्स टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास। इसी क्लास के अंतर्गत आता है, इसी क्लास से संबंध रखता है एडिटर के पास लिखा हुआ पत्र। इनफैक्ट, वास्तव में। इनफैक्ट का साइनो इंडीड होता है। इंडीड, रियली, रियली, वास्तव में। इनफैक्ट ऑल डैश यूजिंग फॉर्मल पैटर्न, वे सभी डैश जो फॉर्मल पैटर्न को यूज कर रहे होते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ऑल राइटिंग्स, अब हर तरह की राइटिंग तो भाई लेटर नहीं ना है। राइटिंग में तो नोवेल्स भी आ जाएंगे, ड्रामास भी आ जाएंगे, हर तरह की किताब आ जाएगी, तो वो नहीं होगा। कॉल्यूम्स नहीं होगा। लेटर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो बड़ा चीज है। बेहतर होगा कॉरेस्पॉन्डेंस का प्रयोग करना। हर तरह का पत्राचार, चाहे वो किसी भी तरह का पत्राचार हो। आप कहेंगे लेटर्स की चर्चा की जा रही है, यही क्यों नहीं दे रहे हैं? इससे भी बड़ा फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डेंस का, इसीलिए इसके अंग में आ जाएगा लेटर्स, इसलिए हमने सी को सेलेक्ट किया, कॉरेस्पॉन्डेंस को। ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस यूजिंग फॉर्मल पैटर्न इज ऑफ। अच्छा, दूसरा एक बड़ा संकेत देखिए, बिल्कुल सही, यहाँ इज लगा हुआ है। तो अगर हम ऑल के बाद लेटर्स लगा देते हैं तो यहाँ इज नहीं आर देना पड़ेगा। देख लीजिए, स्पष्ट हो गया। तो ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस यूजिंग फॉर्मल पैटर्न इज ऑफ दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के, इस खंड के, इस जाति के, इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। द डैश हैज टू बी प्रिसाइजली स्टेटेड। स्टेट मीन्स व्यक्त करना, कहना। प्रिसाइजली माने कम शब्दों में और स्पष्ट रूप से। तो क्या
किसको हम प्रिसाइजली स्टेट करते हैं? लैंग्वेज को, भाषा को, कंटेंट को। आलोचना को और आपत्ति कोई तो हो ही नहीं सकता। सॉरी। द डैश हैज़ टू बी प्रिसाइजली स्टेटेड, यानी हम पहले 8 भर लेंगे तो 7 भरना आसान होगा। लैंग्वेज भी हो सकता है, कंटेंट भी हो सकता है, तो हम पहले 8 को भर करके देखते हैं। इट मस्ट बी डैश इन स्टाइल एंड क्वाइट डैश, इट मस्ट बी। अब जो चीज़ यहाँ भरना है ना, उसी के लिए यहाँ इट प्रोनाउन लगा है, ध्यान रख करके भरना होगा। इट मस्ट बी डैश इन स्टाइल, यानी लूसिड। लूसिड मीन्स होता है सुबोध, जो आसानी से समझ में आ जाने वाला हो वो लूसिड कहलाता है, सुबोध। फ्लोरिड, अलंकारिक। तो जो फ्लोरिड होता है ना, वो आसानी से समझ में नहीं आता। और भाषा लूसिड होती है, भाषा अलंकारिक होती है, दोनों बात भाषा के लिए ही है। हाई, ऊंचा, डेस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक। अब कंटेंट भरेंगे तो यहां डिस्क्रिप्टिव भरना पड़ेगा, हाई तो हो ही नहीं सकता। स्पष्ट हो गया कि आपको यहां लैंग्वेज भरना है। द लैंग्वेज हैज टू बी प्रिसाइजली स्टेटेड, आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इट मस्ट बी लूसिड, यह सुबोध हो, इजीली समझ में आने वाला होना चाहिए। एंड क्वाइट डैश, क्वाइट डैश 9 नंबर में, क्वाइट मीन्स बिल्कुल। क्रिएटिव होना चाहिए, भाषा रचनात्मक होनी चाहिए। आपकी जो भाषा हो वो उद्देश्यपूर्ण हो, ऑब्जेक्टिव हो, उद्देश्यपूर्ण हो। सब्जेक्टिव हो, वर्णनात्मक हो। डेस्क्रिप्टिव का साइनो होता है सब्जेक्टिव। क्रिटिकल हो, महत्वपूर्ण हो या दयनीय हो। क्रिटिकल का 2 अर्थों में प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण और दयनीय। तो भाषा ना हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी हम जब लेटर लिखें तो इस तरह के शब्दों का चयन करें कि लेटर लिखने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाए कि हमने लेटर किस लिए लिखा है। ऐसा नहीं कि आप पूरा गोल मटोल कर दें और पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाए। 9 का आंसर बी होगा। 10, नो डैश एलिमेंट हैज एनी प्लेस इन इट। नो डैश एलिमेंट हैज़ एनी प्लेस इन इट। मैंने कहा था नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। देखिए यहाँ नो लगा है तो यहाँ एनी आया है, सम आता तो एरर हो जाता। नो डैश एलिमेंट हैज़ एनी प्लेस इन इट, यानी इसमें किसी भी तरह के डैश एलिमेंट का कोई जगह नहीं होता। किस तरह के एलिमेंट का? यूनिफाई, एकत्रित करना, एकजुट करना। डिविजिव, जो डिवाइड कर दे। यूनिफाई का एंटोनिम होता है डिविजिव, यूनिफाइंग, डिविजिव। मैलिशियस, द्वेष से भरा हुआ, द्वेषजनक। और पर्सनल, अब ध्यान देना होगा कि बाद में हम लोग चर्चा किसकी किए हैं, पर्सनल लेटर की कि ऑफिशियल लेटर की, और तब यहाँ पर निर्णय लेना होगा। तो लेटर्स टू द डैश ऑफ न्यूज़, इनफैक्ट ऑल डैश यूजिंग फॉर्मल। हाँ, हम चर्चा फॉर्मल पैटर्न की लास्ट में कर रहे हैं, यानी जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हों, किसी भी ऑफिस में पत्र लिख रहे हों, तो उसमें पर्सनल एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं होता। आपके निजी पसंद से किसी को कोई लेना देना नहीं रहता है, तो यहाँ हम पर्सनल भरेंगे। तो इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू।